औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा आज हमारा 9th बायो का चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है 6.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। आज हम देखेंगे कि एंजाइम की क्या खासियत थी। एंजाइम को हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि किस तरह मेटाबॉलिज्म्स के अंदर ये यूज़ होते हुए रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक हो गया। आज हम इसके ऊपर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। उससे पहले हम कुछ एंजाइम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1878 में हमारे पास जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विनहेल्म स्क्यूनेसा। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम का जो वर्ड था ये यूज किया था। ठीक हो गया। कब किया था? 1878 के अंदर। ये छोटी छोटी जो डेट्स होती हैं इनको याद रख लिया करिए, अक्सर कात एमसीक्यूज में आ जाती होती है बोर्ड के पेपर में। आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एंजाइम्स है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसी होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स बिल्कुल जैसे कि तमाम बाकी प्रोटीन्स होती हैं, ये एंजाइम भी बेसिक तौर पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ही होते हैं। ठीक हो गया। और जो एंजाइम्स हैं चूंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारी इमाइनो एसिड्स की लंबी सीधी जंजीरों के साथ क्या होते हैं, बने हुए थे। अभी हम देखते हैं इनको। जैसे कि ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन की डायग्राम है। ठीक हो गया। तो किस तरह ये गोल राउंड के अंदर कुछ हमारे पास प्रोटीन की बनी, ये कुछ कलरफुल डायग्राम है। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो ये आपको कुछ लंबी लंबी जंजीरों टाइप के अंदर भी नजर आ रही है। ठीक है। ये जंजीर टाइप से क्यों होते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड की वजह से। अब अमाइनो एसिड का हम यहाँ पे ये अमाइनो स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास कुछ केमिकल कंपोजिशंस है जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। ये 3 डिमेंशन होता है, यानी कि 3D होती है, यानी कि इनको हम हर वे से देख सकते हैं, यानी कि हर वे से इनकी शक्ल नजर आ जाती है। ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना था। किस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोक्सिल वगैरह के ग्रुप्स बने और ये पूरा एक चेन की फॉर्म है। ठीक है। हम चूंकि अमाइनो एसिड को डिस्कस नहीं कर रहे तो इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। चलते हैं हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अभी हमने बात की कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारे पास जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर प्रोटीन के बने हुए हैं तो प्रोटीन किस चीज से बनी है? हमारी इमाइनो एसिड के साथ बनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे तमाम एंजाइम भी इमाइनो एसिड के बने हुए। जैसे कि अभी आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो आपको पिक्चर दिखाई थी इमाइनो एसिड स्ट्रक्चर की, तो यानी कि हमारे एंजाइम भी बिल्कुल उस स्ट्रक्चर जैसे बने हुए हैं। ठीक हो गया। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो कहता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये हमारे रिएक्शन की स्पीड बड़ी बढ़ाता है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था किस तरह मेटाबॉलिक्स के अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अपनी स्पीड को बढ़ाता था। इसके लिए हमने एक ग्राफ भी देखा था। तो वो आप लेक्चर नंबर 1 की नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक मौजूद होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो। ठीक हो गया। अब ये स्पीड को इतनी स्पीड अप करता है कि ये अगर हम एंजाइम के बगैर रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी और इन दोनों की स्पीड में तकरीबन लाखों गुना का फर्क आ जाता है, ऑलमोस्ट। ठीक होगा। तो इनके खुद अंदाजा लगाया सके लाख गुना, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ा देता है एंजाइम के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो। ठीक हो गया। तो अब चूंकि इसके अंदर जो कैटलिस्ट की जो एक प्रॉपर्टीज अंदर शामिल थी, तो कैटलिस्ट को हमने देखा था ये रिएक्शन के दौरान यूज तो होता है लेकिन खत्म नहीं होता। आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए यूज होता है पर खत्म नहीं होता, यानी कि कंज्यूम नहीं होता, खुद यूज नहीं होता, यानी कि अगले की हेल्प भी कर देता है और एहसान भी नहीं जताता। ठीक हो गया। यानी कि अगले का सारा काम भी करवा देता है और खुद कंज्यूम होता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये ऐसे इसे कहते हैं कैटलिस्ट, और बिल्कुल हमारे पास एंजाइम भी ऐसे काम करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, यानी कि एंजाइम्स एक स्पेसिफिक शेप रखते हैं। वो किस हिसाब से रखते हैं? वो अपने सबस्ट्रेट की नोयत के साथ करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये एक एंजाइम है। ठीक है। तो इसका जो सबस्ट्रेट है, जिस तरह उसका जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सबस्ट्रेट भी वैसे होगा, तो ये रिएक्ट करेगा। यानी कि हर सबस्ट्रेट जो होगा वो अपने एंजाइम के ऊपर डिपेंड होगा। यानी ठीक होगा, जिस तरह का एंजाइम होगा बिल्कुल उसकी शेप भी वैसी ही होगी। किसकी? सबस्ट्रेट की। ठीक हो गया। आगे चलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो पार्ट है, यानी कि ये जो आपको अंदर जो कर्सर नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है जिधर
सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ मिलना होता है और वो मिलने की वजह से वहां पे उसने अपना रिएक्शन करवाती है। ठीक है, तो ये वो एरिया जो हमारा है वो हमारा कौन सा है, एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है एंजाइम्स एक्टिविटीज कैन बी रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब होता है जैसे कि हम फैन को रेगुलेट होता है, फैन का डिमर जिसे हम बोलते हैं, हम इसे फैन की स्पीड कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल एंजाइम भी हमारे पास इसकी जो एक्टिविटीज है रेगुलेटेड होती है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक आती है इनहेबिटर्स और एक आती है एक्टिवेटर। ठीक है, इनहेबिटर्स क्या होता है, ये डिक्रीज दी एक्टिविटी, यानी कि स्पीड को कम करने के लिए जो एंजाइम, जब एंजाइम स्पीड को कम करेगा तब इसकी एक्टिविटी क्या होगी, इनहेबिटर्स होगी। और जब ये स्पीड को अप करने के लिए यूज होगा तब कौन सी यूज होगी, एक्टिवेटर। ठीक है, इन दोनों के मीनिंग को अच्छी तरह याद, ताकि आपको अगर आप बोर्ड के अंदर ही आ जाता है तो इसको भी आप अपने वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनहेबिटर्स यानी कि डिक्रीजिंग द एक्टिविटीज और एक्टिवेटर यानी कि इंक्रीजिंग द एक्टिविटीज। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम जी। अब जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात करता हूँ कि कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा या एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन कोफैक्टर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए, यानी कि अपनी वर्किंग दिखाने के लिए किसी एडिशनल जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं उसकी क्या होती है, जरूरत है, यानी कि एडिशनल कंपोनेंट्स की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक हो गया, और ताकि ये कहते हैं ताकि जो दूसरे एंजाइम हैं, यानी कि इन्हें नॉन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि ये काम करने के लिए एडिशनल जो कंपोनेंट्स आते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं, ताकि वो आए उनके साथ रिएक्ट करके फर्दर ये अपना काम करें। ठीक हो गया, यानी कि इन्हें काम करने के लिए एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास क्या है, नॉन प्रोटीन है। इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक हो गया, जिनको एडिशनल या एक्स्ट्रा कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया, इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है इनऑर्गेनिक और एक आता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास ज्यादातर मेटल्स आयन आ रही होती हैं। ठीक हो गया, और ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास हीम वगैरह आते हैं। हीम ये हमारे हेमोग्लोबिन जो सेल्स होते हैं ब्लड के, इसके अंदर ये हमारे पास मौजूद होते हैं। अब कोफैक्टर की जो ऑर्गेनिक के हिसाब से आगे हमारे पास दो इसके पॉइंट्स बनते हैं, एक आता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक आता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारी ये ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर के जो ऑर्गेनिक है, ये आपस में यानी कि एंजाइम के साथ बड़े टाइटली बाउंड हो, क्या हो, टाइटली बाउंड हो। ठीक हो गया, तो यानी कि बड़े मजबूती के साथ जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर यही ऑर्गेनिक्स जो है हमारे कोफैक्टर के अगर लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ, तब हम कहते हैं यानी कि बड़ी कमजोरी के साथ जुड़े हुए हों, यानी कि इतनी ताकत के साथ ना जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। तो ये क्वेश्चन याद कर, अक्सर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में डिफरेंस आ जाता है। तो ये अपने पास छोटा सा आंसर है, टाइटली बाउंड और लूजली अटैचमेंट। ठीक हो गया, तो अब क्या होता है, आगे चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। तो उसके अंदर क्या आता है, कहता है कि एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब जो एंजाइम्स हैं ये वर्क अपना इकट्ठे काम करते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, तो इसके लिए हम छोटी सी डायग्राम बना, ये डायग्राम इसका थोड़ी सी एग्जांपल देता है। जैसे कि ये एक एंजाइम था, ठीक है, इसके अंदर सबस्ट्रेट आया, इसने वर्किंग की और उसकी प्रोडक्ट बना ली। अब ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास एक एंजाइम की जो पैदा करता है जो प्रोडक्ट है, इस एंजाइम की जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये क्या करेगी, अगले किसी एंजाइम के लिए हैज अ सबस्ट्रेट का काम करेगी। अब जो इस एंजाइम की बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर इस एंजाइम की जो प्रोडक्ट बनी है ये फर्दर आगे किसी और एंजाइम के लिए हैज अ सबस्ट्रेट का काम करेगी और उसके नतीजे में दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो यानी कि ये देखिए किस तरह एक चेन बना रही है अपनी, यानी कि एक एंजाइम ने अपने रिएक्ट किया सबस्ट्रेट के साथ, एक नई प्रोडक्ट बनाई, तो फर्दर वही प्रोडक्ट आगे दूसरे एंजाइम के पास जाएगी, वो एंजाइम फर्दर यानी अब जो प्रोडक्ट बनी है उसको हैज अ सबस्ट्रेट लेगी और उससे आगे फर्दर न्यू प्रोडक्ट्स बनाएगी। इसी तरह ये हैज एक चेन के अंदर काम करते रहते हैं आपस के अंदर। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो आगे हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। ठीक हो गया, अब हमारे पास आगे यूजेस ऑफ एंजाइम। सबसे पहले जो हमारे पास यूजेस का आता है वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एंजाइम का कुछ हमारे पास यूज जो आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये इसके आता है रिएक्शन के ऊपर।
क्योंकि हमने अभी देखा कि जो एंजाइम है ये बड़े फास्टली रिएक्शन करते हैं, तो हम इनको इंडस्ट्री के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे वहाँ पे रिएक्शन हो रहे थे, ये हमारी जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसकी स्पीड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बने। ठीक होगा, इसलिए वहां पे हम एंजाइम का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च को क्या करते हैं, सादा शुगर्स में तोड़ते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि स्टार्च क्या चीज है। बेसिक तौर पे जो स्टार्च है हमारे पास, ये एक कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है, हमारे पास एक किस्म है। ठीक है, जिसके अंदर जो पौधे जो होते हैं ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए उसको स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम खाते हुए आते हैं। ठीक है, तो अब वो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर, अब वो स्टार्च को तोड़ते हैं और सादा शुगर्स बनाते हैं। अब उसके नतीजे में हमारे पास व्हाइट ब्रेड, बंस यानी कि बंद वगैरह ये चीजें की बनती है। ठीक है, इस तरह की और बहुत ज्यादा हमारी फूड्स के अंदर एंजाइम का यूज होता है, सिर्फ एज अ रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बेविंग इंडस्ट्री। बेविंग इंडस्ट्री हम कहते हैं मशरूबात वाली, यानी कि शरबत वाली जो हमारी इंडस्ट्री होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर भी सेम एंजाइम के जरिए हम स्टार्च और प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। स्टार्च और प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, उसके नतीजे में हम अल्कोहल वगैरह की फर्मेंटेशंस करके इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ये बेइंग या मशरूबात वगैरह बनाते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक लफ्ज यूज किया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या चीज होती है, फर्मेंटेशन के ऊपर हमारा 10th क्लास के ऊपर पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रो देता हूँ। फर्मेंटेशन एक लाइक का बॉक्स होता है हमारे पास, या एक पूरा एक प्लांट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट डालते हैं और इसके साथ हम बैक्टीरिया वगैरह यानी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास, इनका यूज करते हुए इनको हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक ज्यादा बना देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो होती है उसको तादाद बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि अब ये बेइंग आ रही है, यानी कि इसके अंदर मशरूबात की जो मिकदार है वो बड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो चीज है फर्मेंटेशन का। इंशाल्लाह आप लोग इसको 10th क्लास के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो एंजाइम है स्टार्च को तोड़ते हैं। स्टार्च को तोड़ने के से क्या हो जाता है, जो इसका गाढ़ापन होता है यानी कि जो इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है वो कम हो जाती है। कम होने के से इसको बिल्कुल एक पेपर बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। इसके लिए हमारे पास दो किस्म के एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, एक जो हमारे पास यूज होता है प्रोटीज, और दूसरा हमारे पास एमिलेज होता है। जो प्रोटीज एंजाइम है ये बेसिक तौर पे जो हमारे कपड़े पर लगे प्रोटीन के जो अक्सर धब्बे या दाग वगैरह लग जाते हैं प्रोटीन्स के, तो ये उन्हें उतारने के लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज करते हैं हम प्रोटीज एंजाइम कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास एमिलेज जो हमारे पास एंजाइम है ये बेसिक तौर पर क्या करता है, बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है। यानी कि अक्सर बर्तन के ऊपर स्टार्च या ये जो हम मुख्तलिफ खाने वगैरह की चीजें खाते रहते हैं, इनकी जो वेस्ट होता है वो इनके ऊपर काफी ज्यादा लग जाता है, जम जाता है, वो उतरता नहीं है। तो एमिलेज जो एंजाइम है इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसको साफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एंड यूजेस ऑफ एंजाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो या लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।